तो सबसे पहले जानना चाहूँगी कि क्या प्रोग्रेस है और क्या डेवलपमेंट्स वहाँ पे हुए हैं? और कैसे-कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है आप इसका हिस्सा बने? और कैसे आपने फ़ॉलो अप किया और कैसे इसका एग्ज़ीक्यूशन हुआ? और पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़ की जो प्रोग्रेस ट्रैक है वो कहाँ तक पहुँचा? सुरभि जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप मुझे बार-बार मौका देते हो अपने चैनल पे अपनी बात रखने का। जैसे कि आपको मालूम है, चाहे वो पीएम पैकेज हो, चाहे वो कैंप में जो हमारे रह रहे हैं, जम्मू में, जगती में रह रहे हैं और कैंपों में रह रहे हैं, या नॉन कैंप है, मेरे लिए तो मुद्दे बहुत हैं। बट जी। क्योंकि हम लोग इनको ये समझते हैं कि ये हमारे वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, और जब तक ये हुँ, वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ रिहेबिलिटेशन, जब तक ये वहाँ पे वेल सेटल नहीं होंगे, तब तक बाकी जो हमारे 6 लाख 7 लाख कश्मीरी पंडित एक्साइल्ड कम्युनिटी पूरे ग्लोब में रह रही है, चाहे वो दिल्ली हो, एनसीआर हो, राजस्थान हो, बैंगलोर हो, लंदन हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, तब तक हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारा वहाँ पे रिटर्न पॉसिबल है। तो हुँ, इसी संदर्भ में मैं 2-3 साल से थोड़ा-सा टच में आया पीएम पैकेज वालों के जो भी इश्यूज़ थे। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा, इनका जो सबसे बड़ा इश्यू था वो था इनका सुपरन्यूमररी जॉब। जिसके हुँ। पीछे ये लोग में काफ़ी रोष था कि वो हमारी जॉब भी अब यहाँ पे क्लेम दावे तो याद बहुत-बहुत नहीं। ठोके जाते हैं पार्लियामेंट में, बट ग्राउंड रियलिटीज़ एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं पहुँच पाती हैं। उसके हुँ, रीज़न्स क्या है, क्या नहीं है, भगवान जाने। तो जब से मैं खासकर जेडीयू में आया, जब से मैंने जॉइन किया, तो मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी पे ये लिया था कि चले सबसे पहले जो सबसे बड़ा इश्यू है, इनका बर्निंग इश्यू है, जिसमें पूरे 6000 के करीब एम्प्लॉइज़ इफ़ेक्ट होते हैं, वो है कौची परमानेंसी। तो उसको हुँ, पहली रिप्रेजेंटेशन हमने दी थी। मैंने 2 महीने पहले जब जेडीयू जॉइन करने गया था, मैं वहाँ पे, आपने भी देखा होगा, और जी। मैं जब श्रीनगर चला गया था, तो पहले स्टेप ये था कि मैं पहले एक बार हमारे जो ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी हैं श्री अटल डुल्लू, मैं उनसे हुँ, मिलने गया, तो मैंने उनसे एक प्रपोज़ल वहाँ पे रखा, जो मैंने सबके साथ शेयर भी किया। उसके बाद उनसे मैंने डीएम ट्रिपल आर के ऊपर एक लेटर जो मैंने लिखा था, मार्क करवाया। उसके बाद उसको डीएम ट्रिपल आर तक पहुँचाया। हालाँकि पर्सुएशन तो चल रही थी। कुछ लोग, हमारे पीएम पैकेज वाले बच्चे, जब निराश हुए थे, तो उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया था, तो पैरेलली कोर्ट में भी इसके बारे में वो लोग केस लड़ रहे थे। तो उसके जी। बाद जब भी शाहीन साहब मिले हैं एलजी साहब से, मेरे ख्याल में 3 मीटिंगें हुई हैं तब से। तो हर बार, शायद अगर आप उनका कोई प्रेस रिलीज़ भी पढ़ेंगे, जो कि हुँ, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, हर बार उन्होंने, चाहे वो जम्मू भी आए थे, कुछ पीएम पैकेज वालों की मैंने उनसे मीटिंग भी करवाई थी, और जब वो उनसे मिलने गए थे एलजी साहब से, तो उन्होंने हर बार ये मुद्दा उनको उनके संज्ञान में लाया, एलजी साहब को रिमाइंड कराया। फाइनली इसका रिजल्ट आ गया, और इन लोगों का जो कौशी परमानेंसी वाला इशू था वो रिजॉल्व हो गया। हुँ, उसके बाद जो मुद्दा था वो था इनका, जो लोग हमारे वहाँ पे ऑलरेडी जो बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे, चाहे वो नित्यानंद राय जी हों, चाहे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हों, कि हमने 6000 पीएम पैकेज को वहाँ पे रिहेबिलिटेट किया। और ये एक मुद्दा था कि एक्चुअल में, मतलब वहीं पे पता चलता है कि उनके पास में रियल फीडबैक नहीं पहुँचता है, कि अभी भी वहाँ पे हुँ। हमारे कुछ परिवार हैं जो सिटी में, खासकर राजबाग, जवाहर नगर, इंदिरा नगर, इन इलाकों में रह रहे हैं, और जो 15-15 हज़ार रुपए का रेंट दे रहे हैं वहाँ पे। रेंट दे रहे हैं, रेंटेड आप ये अकोमोडेशन। देख लीजिए कि आज अगर हम 15 साल का रेंट का अगर हम वैल्यू निकाल लें, 15,000 पर फैमिली के हिसाब से निकाल लेंगे, कितना करोड़ों रुपया इन्होंने वहाँ पे अभी तक, आज तक अभी वहाँ पे दिया है, इन टर्म्स ऑफ रेंट ओनली। मैं इलेक्ट्रिसिटी और अदर एक्सपेंसेस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक इशू था जिसको लेके मैंने ये मुद्दा उठाया था, जो जेवन का एकोमोडेशन है। तो स्टार्टिंग में, इनिशियली में, जब मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ, जो भी मुझे फीडबैक मिला बच्चों से, पीएम पैकेज के लड़कों से, तो सबसे पहले वहाँ इशू था कि वहाँ पे जो सोशल फॉरेस्ट्री का एरिया है, तो वहाँ पे जो बाउंड्री वॉल्स थी, तो वो आती थी सोशल फॉरेस्ट्री के अंडर। तो मेरे को वहाँ जो जो ठेकेदार है उसका नंबर दिया गया, तो मैंने उससे फीडबैक लिया, तो उन्होंने मेरे को बोला, जी हमारा काम रोका गया है, क्योंकि सोशल फॉरेस्ट्री वाले हमें यहाँ पेड़ नहीं काटने दे रहे हैं, और उस वजह से सारा काम ठप पड़ा हुआ है। मैंने फिर उसके लेवल पे पता किया कि कौन है इसमें इन्वॉल्व, तो मैंने अपने लेवल पे आउट ऑफ द वे उनसे बात करी, और अल्टीमेटली वो सोल्यूशन हो गया। और बाद में फिर सोशल फॉरेस्ट्री वालों से मैंने बात की, तो उन्होंने भी फिर अल्टीमेटली ठेकेदार को बोल दिया, जी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जैसे भी करके बना दीजिए। और वो एक मसला सबसे पहले आया था।
उसके बाद जो दूसरा इशू था कि पीछे कुछ 5-6 महीने पहले इनको वहाँ पे एक अलॉटमेंट लेटर निकलवाया मैंने, जिसमें अलॉटमेंट के में कुछ सीरियल नंबर्स के इश्यूज़ थे। क्योंकि सीरियल नंबर हम नॉर्मली कहते हैं कि 1 से 100 होता है, तो वहाँ पे 100, 99, 98 वो भी इन्होंने मेरे को कंसर्न शो किया, तो मैंने फिर वो मीडिया के माध्यम से और अपने लेवल पे वो इश्यू भी उठाया, तो वो नंबरिंग प्रॉपर करवाई थी मैंने सीनियरिटी के हिसाब से। उसके बाद जो दूसरा इश्यू था, वो ये था कि अब पोज़ीशन कब मिलेगी? वादे तो बहुत हो गए, कमिटमेंटें बहुत हो गई, अब 14-15 साल हो गए हैं इन लोगों को वहाँ पे रहते हुए, क्योंकि ये पैकेज तो 2010 में आया था। आज मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो 2026 फरवरी भी निकलने वाला है। तो ऑलमोस्ट 15 साल से ज़्यादा ही हो गया। तो मैं फिर इसको परस्यू करता रहा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से, चाहे वो रोड्स की बात हो, चाहे वो बाउंड्री वॉल की बात हो। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि मेरे को ये कंसर्न ये आया कि पानी की सप्लाई कहाँ से होगी? तो वहाँ के जो चीफ इंजीनियर हैं उनसे मैंने फ़ोन पे बात की। वो भी एक दूरदर्शन का के इंटरव्यू में थे, तो उनसे मैंने क्वेश्चन किया फिर यहाँ से टेलीफ़ोन से। तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि इनको कहाँ से वाटर की, वहाँ पे पानी की कहाँ से सुविधाएँ दी जाएँगी, झेलम से दी जाएँगी या डल लेक से दी जाएँगी, वॉलर से दी जाएँगी, वो भी इनको क्लियर हो गया। वो भी मैंने इनके साथ शेयर किया। उसके बाद में सबसे बड़ा कंसर्न था कि अल्टीमेटली अब जब लिफ्ट है वहाँ पे, क्योंकि 4, 5, 6 मंजिला हैं ये सारे फ्लैट। मैं फिज़िकली भी वहाँ पे अभी 2 महीने पहले जब कश्मीर गया था, फिज़िकली भी एक-एक फ्लैट को मैं वहाँ चेक करके आया, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ठेकेदार से भी मैंने मीटिंग करी। तो सबसे बड़ा वहाँ पे कंसर्न ये था कि लिफ्ट कब लगेंगे? तो वहाँ के जो चीफ इंजीनियर हैं मिस्टर सुशील कुमार, मैं उनसे मिलके आया था, लास्ट टाइम मीटिंग करी, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि हमने टेंडर निकाल दिए। तो मैं उसी चक्कर में रहा, मैंने बोला चलो टेंडर निकाल दिए, तो अभी तक क्या प्रोग्रेस है? तो 2 महीने के बाद मैंने अभी कुछ दिन पहले उनको फ़ोन किया था और उन्होंने मेरे को बोला जी अभी तक तो लिफ्ट नहीं है, अब ये मेरे पास में जवन का एरिया नहीं आता है, आप बात कीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नंबर निकाला, जो वहाँ पे चीफ इंजीनियर है मिस्टर बोधराज, तो मैंने बोधराज जी से बात करी, तो उन्होंने मेरे को बोला जी वहाँ पे एक्सियन है, आप उनसे बात किए कि मेरे यहाँ से तो टेंडर पास हो चुके हैं। फिर मैंने उनसे बात करी जो वहाँ पे एक्सियन है, वो भी मैंने कम्युनिकेशन, हालाँकि अच्छा नहीं लगता है रिकॉर्ड करना, लेकिन मजबूरी ये थी कि लोग परेशान थे। परेशान इसलिए भी थे कि अब पोज़ीशन कब मिलेगी? अभी तो चलो वहाँ समर वैकेशंस चल रही है, तो बच्चे वहाँ पे स्कूल्स बंद है, तो जो हमारे वहाँ पे टीचर क्लास है वो सारा अभी जम्मू में है। अब वो वापस जाएँगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी, इवन माइग्रेशन की भी अगर आप बात करो 90s की, कश्मीरी पंडित की पहली प्रायोरिटी रही रही है, तब भी रही है, और जिसकी वजह से आज अपने पैरों पे हम लोग खड़े हुए हैं, कि वो था कि एजुकेशन। क्योंकि अब इनको मूव करना है, और मैं ये इस कंसर्न को ज़्यादा इसलिए फ़ील कर सकता हूँ कि आपको भी पता है, जयपुर से लेके, बैंगलोर से लेके, राजस्थान से लेके, चंडीगढ़ से लेके, जालंधर से लेके, गुजरात से लेके, मेरे को भी 35 साल हो गए भटकते हुए प्राइवेट सेक्टर में। तो एक मूवमेंट करना एक परिवार के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है बच्चों का एडमिशन। तो ये मुझे बार-बार फ़ोन कर रहे थे कि कंसर्न थे कि अब हम वापस जाएँगे, अभी छुट्टियाँ खत्म हो जाएँगी, तो अगर हमको अप्रैल या मई में वहाँ शिफ्ट करना है, तो ये बच्चे तो पढ़ रहे हैं वहाँ पे सिटी में, और ज़वन है वहाँ से आउटस्कर्ट्स में, तो बच्चों का एडमिशन भी कराना प्रायोरिटी था इनके लिए। तो उसी संपर्क में मैंने फिर एक्शन साहब से बात की, तो उन्होंने मेरे को खुशखबरी सुनाई, जो हमने ऑलरेडी टेंडर निकाले हैं, और कल या परसों ही मैंने अपने बच्चों के साथ में वो टेंडर भी शेयर किया है, जिसमें अभी 27 बिल्डिंगों का, जो वहाँ पे 27 बिल्डिंग है, उनका टेंडर ऑलरेडी ओटिस को दिया गया है। और लिफ्ट की आज भी मेरी बात हुई है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा अभी। आज भी मेरे फ़ॉलो-अप के नज़रिए से उनसे फ़ोन पे बात करी थी मैंने, तो उन्होंने मेरे को यही बोला है कि होपफुली बाय बिफोर 28th ऑफ दिस मंथ सारी मशीनरी हमारे पास पहुँच जाएगी, और 27 के करीब बिल्डिंगें जो है हम कोशिश करेंगे कि मार्च एंड तक हम लोग कंप्लीट करें। फिर मेरे पास एक कंसर्न आया, जो रिमेनिंग वहाँ पे 26 बिल्डिंग को छोड़ के 13 बिल्डिंगें बचती हैं, उनका क्या हुआ? तो मैंने आज उनसे कन्वर्सेशन की है, और जो मैंने अभी अपने पीएम पैकेज के जो बच्चे हैं उनके साथ में शेयर भी किया है। तो आज ही टेंडर उन्होंने निकाला है, जो जिसकी लास्ट डेट है अभी, और उसके ऊपर वो लोग कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वगैरह चेक कर रहे हैं। तो उसका भी मैंने उनसे कन्फर्मेशन लिया है कि उन्होंने मुझे एश्योर किया है, 26 प्लस 13 टोटल जितनी भी 39 बिल्डिंग्स हैं, इनके लिफ्ट विल बी कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ अप्रैल। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस शिवरात्रि पे मैंने वादा किया था अपनी कम्युनिटी को, खासकर जो हमारे शहर में पीएम पैकेज के बच्चे रह रहे हैं, कि आपको मैं चाहता हूँ कि अप्रैल और मई में आप लोग अपने घरों में शिफ्ट हो जाओ। तो वो मिशन जो है, वो मेरे हिसाब से अब शिवरात्रि पे शंकर भोलेनाथ की आशीर्वाद से
वो पूरा हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है शायद कोशिश तो थी कि नवरे अपने घरों में मनाए, लेकिन अभी नवरे में अभी क्योंकि अब लिफ्टों का काम चलेगा, उसमें भी थोड़ा सा इनको 2 महीने का टाइम बोला है इन्होंने। मार्च से ये लोग मार्च में ये बोल रहे थे कि हम लोग आपको 15 से 20 बिल्डिंगें तैयार करके दे देंगे, और बाकी जो रिमेनिंग है वो होपफुली अप्रैल एंड तक। आज भी कन्वर्सेशन में उन्होंने मेरे को यही बोला है।